सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके गद्य भाग का तीसरी कसम के शिल्पकार चौथा पाठ। तो बच्चों, इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। ये जो तीसरी कसम है, इसका एक बड़ी यादगार फिल्म है और आज भी हम इसको जानते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने ये उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना बड़े जोखिम का काम है। अब मैं आपसे जो बात कह रही हूं, आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई गई थी, और लेकिन वो फिल्म उतनी नहीं चल पाई जितना कि उसको चलना चाहिए था। तो वो ये कह रहा है कि जब कोई डायरेक्टर उस किसी सार्थक बने जिसका कोई अर्थ हो, उद्देश्यपरक मतलब जो जिसमें कोई बहुत अच्छा सा मैसेज निकल के आ रहा था, बहुत सुंदर थी लेकिन थी बड़ी साधारण सी पिक्चर थी, मतलब उसमें कोई बहुत अच्छा सेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो कह रहा है लेकिन अगर खाली स्टोरी लाइन पे हम कोई अच्छा मैसेज देते हुए पिक्चर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें अगर वो कमर्शियल उसमें बहुत ज्यादा हिट हो जाए, चल जाए। तो ये है तीसरी कसम की शिल्पकार, मैं आपको पढ़ाती हूँ। बड़ा अच्छा सा पाठ है ये। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर के को गहन आत्मविश्वास से भर दिया। संगम पिक्चर आपको पता होगा, जो वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के साथ आई थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हैं, शायद आप तो अपने दादाजी वगैरह से भी पूछ सकते हैं कि बहुत हिट पिक्चर हुई थी संगम पिक्चर, ठीक है, जिसके गाने अभी भी आप बहुत बार सुनते होंगे। क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बहुत सारे ऐसे गाने हैं इसके। तो संगम की बहुत ज्यादा सफल हो गई, तो राज कपूर बड़े खुश थे। उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम का मैं 4 पिक्चरें और बनाने जा रहा हूं। 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, और संभवतः उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी थी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 साल का समय लग जाएगा। मेरा नाम जोकर इनकी पिक्चर है जिसमें राज कपूर, छोटे राज कपूर का रोल जो है ऋषि कपूर ने प्ले किया है, और सिमी ग्रेवाल है इसमें, और उसमें बहुत सारी हीरोइन है। तो वैजंती माला और भी कई सारे लोग हैं। तो मेरा नाम जोकर, लेकिन इन्होंने इतनी मल्टी स्टारर पिक्चर बनाई, इतने सारे लोगों को लिया। इसके अलावा इसमें सर्कस पे भी आधारित है। तो मतलब सेट्स इतने महंगे और इतनी सब चीजें थी कि उनको बनाते बनाते ही इतना समय लग गया कि 6 साल लग गए। इन 6 सालों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनय की गई कई फिल्में प्रदर्शित हुई। 1966 में कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी इसमें शामिल है। ये वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे बढ़िया रोल प्ले किया। तो इसको हिंदी में बोल रहा है सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरे सार्थकता से उतारा। और तीसरी कसम कहते हैं फिल्म नहीं है, ऐसा लगता है स्क्रीन पर लिखी गई कोई कविता हो। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता मतलब इतनी सुंदर आर्ट, इतना अच्छी खूबसूरती से इसको फिल्माया गया, बड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत से मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता से काम किया, और वो भी बिना किसी पारिश्रमिक लिए। मतलब उन्होंने उसके लिए कोई पैसे भी उनसे नहीं लिए, क्योंकि शैलेंद्र उनके बड़े प्रिय मित्र थे। शैलेंद्र ने लिखा है कि जब वो राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने गए तो कहानी सुनकर उन्होंने कहा, हाँ ये तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और मैं इस पे कहानी पे काम करूंगा। लेकिन उन्होंने गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा लेकिन जो पारिश्रमिक है वो एडवांस में देना होगा, जो मेरे को पैसे चाहिए। शैलेंद्र बड़े घबरा गए। उनको राज कपूर से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी भर की दोस्ती का ये इस प्रकार की बात करेंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर मुस्कुराते हुए बोले, निकालो मेरा 1 रुपया, पूरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस, यानी 1 रुपया लूंगा, बस कुछ नहीं लूंगा इसके अलावा। शैलेंद्र राज कपूर की याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े बड़े व्यवसाय वाले भी सूझबूझ में
चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि भाई सब लोग वहां पर जो मुंबई है, जो बड़े बड़े स्टार हैं कह रहे हैं, तो वो कई बार दोस्ती को भूलकर इतने व्यावसायिक हो जाते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी लिहाज नहीं किया जाता। खैर, शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, लेकिन राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को पहले ही बताया कि देखो, फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम हो बड़े आदर्शवादी और भावुक, तुम्हें अपार संपत्ति और यश की इतनी कामना नहीं है जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की। लेकिन तीसरी कसम, कितनी भी महान पिक्चर क्यों ना बन जाए, ये तो बात दुखद सत्य एक है ही कि अच्छी फिल्मों के लिए, जो साफ सुथरी फिल्में हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल से वितरक मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। बावजूद इसके तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान बहुत ही सुपरस्टार थी उस वक्त की, बड़ी नामजद सितारा थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिसकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पे थी, और गीत भी जो फिल्म के थे वो फिल्म आई नहीं, लेकिन गीत उसके पहले से बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई न था। आखिर इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने की संवेदना से परे थी। वो कह रहे हैं कि खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबने कहा इतनी साफ सुथरी, इतनी सीधी सादी सी फिल्म की, एक बैलगाड़ी वाला है और राज कपूर है, और एक जो लड़की है वो जो अनाथ है वहीदा रहमान, और उसकी जो बहुत सीधी सादी सी प्रेम कथा है, तो उनको लग रहा था ये चलेगी नहीं ज्यादा, तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था, कि हमें फायदा नहीं होगा। इसीलिए बड़ी मुश्किल से तीसरी कसम रिलीज हुई, इसका कोई प्रचार भी नहीं हुआ। फिल्म कब आई, कब चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए वहां के तौर तरीकों को जानते नहीं थे, परंतु उनमें उलझकर वो अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक बड़ा लोकप्रिय गीत है, आपने सुना भी होगा बच्चों, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति है, रातें 10 दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, रह जाएगी निशानियां। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जय किशन संगीतकार ने आपत्ति की। उनका ख्याल था भाई देखो, दर्शक तो 4 दिशाएं समझ सकता है, तो दिशाएं 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा ऐसे कहते थे, जो रातें 10 दिशाओं से नहीं, रातें 4 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो शैलेंद्र ने कहा नहीं, उनका क्या कहना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए। एक कलाकार का कर्तव्य क्या है कि उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। मतलब सुनो क्या कह रहे हैं कि सपोज मैंने कहा कि आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आए, इसके लिए मैं कोई गलत बात ही बता दूं। गलत बात मतलब जो आपको आसानी से समझ में आए ना, मैं समझौता कर लूं अपने हिंदी के बहुत ही कठिन शब्दों से। तो जो हमारे शैलेंद्र है वो कह रहे हैं नहीं, तो मैं बोलूंगा 10 दिशाएं। जब वो सुनेगा दर्शक 10 दिशाएं, तो वो सोचेगा जरूर कि अगर इसने कहा है 10 दिशाएं, तो कैसे 10 दिशाएं। तो आप जानते हो ना कि 10 दिशाएं किस तरीके से वो कोने में गिने जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारी दिशाएं मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि दर्शक सोचेगा, वो उसको ढूंढेगा, और तब उसको मालूम होगा कि सही उत्तर इसका दिशाएं तो 10 ही होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज, इस बात पे समझौता नहीं करूंगा। तो लेकिन शैलेंद्र ने परिवर्तन नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दर्शक अपना नॉलेज बढ़ाए, अपने ज्ञान में वृद्धि करे। उनका यकीन गलत नहीं था, और वाकई में ये बात बड़ी लोकप्रिय हुई। शैलेंद्र ने कभी झूठे अभिजात्य को नहीं अपनाया। उनका गीत जो थे न केवल भावप्रवण तो थे ही, लेकिन कठिन नहीं थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गीत तो शैलेंद्र ही लिख सकते थे। तो शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए इनके गीत थे। यही विशेषता उनके जीवन की भी थी, और उन्होंने फिल्म में ये साबित कर दिया। तीसरी कसम एकमात्र उन चंद फिल्मों में से थी जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरा मन बना दिया था, और हीरा मन पर राज कपूर हावी नहीं हो पाया। यानी जो हमारे राज कपूर हैं, आप देखते हैं उनका लुक्स कैसे थे, कैसे वो दिखते थे, बहुत ही सुंदर दिखते थे, बहुत ही अमीर रहे हैं वो शुरू से, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता थे। शुरू से लोग फिल्म इंडस्ट्री में कपूर फैमिली बहुत अच्छी जमी हुई है। तो राज कपूर ने तो कभी जिसे कहते हैं वो देखा ही नहीं, गरीबी देखी ही नहीं। लेकिन इस मूवी में क्या बना है कि बिल्कुल अनपढ़ गंवार और हीरा मन, मतलब गाड़ी चलाने वाला, जो
बिल्कुल ऐसे यहाँ पर वो बना के ढाटा बांध के ना एक, और वो उसमें बैठा हुआ है गाड़ी में, जिसको कुछ भी अकल नहीं है, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा। तो कह रहा है राज कपूर का जो अपनी पर्सनालिटी थी वो हीरामन पे हावी नहीं हुई, बल्कि हीरामन राज कपूर पे हावी हो गया। मतलब ऐसा लगता है उसको देख के कि ये राज कपूर बस हीरामन ही है। तो यही एक सच्चे कलाकार की विशेषता होती है। और ऐसे ही जो हमारी वहीदा रहमान है वो भी बहुत सुंदर और बड़ी जानी मानी अभिनेत्री थी, लेकिन इन्होंने भी छींट की सस्ती सी साड़ी में अपना पूरा पिक्चर निकाली। कजरी नदी के किनारे कुड़ बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन मन समझती हो ना आप? तब हीराबाई जबान से नहीं सिर्फ आंखों से बोलती है। तो जब वहीदा, आप इसको मूवी को बच्चों जरूर आप गूगल करके तीसरी कसम थोड़ी क्लिपिंग्स आप जरूर देखिएगा। मैं आपको जरूर बोलूंगी इस बात को, तो आपको ये जो कहानी जो हमारा ये है पार्ट, ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बड़ी अच्छी तरह समझ में भी आएगा। तो थोड़ी क्लिपिंग आप इसकी जरूर देखिएगा, पूरी पिक्चर देख पाए तो बहुत ही अच्छा। तो ये कह रहा है बस वो वहीदा रहमान सिर्फ आंखों से बोलती है कि हाँ मैं मन को समझती हूँ। तो ये जो कह रहा है कि बिना बोले जो एक अभिनेत्री बोलती है अपनी आंखों से, ये आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी खूबसूरती से बयान करती है उसकी कहानी। मस्ती में डूबकर जैसे कैसे वो चलता है, और वो जो गाना है ये तो आपने अभी बहुत सारे रीमिक्स गाने में भी बन गया है, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। तो ये इसी पिक्चर का ओरिजिनल गाना है। तो टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए बच्चे जब दौड़ते हुए जाते हैं और वो बोलते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। तो इस तरीके की नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला एक सरल हृदय गाड़ीवान, ये कह रहा है अभावों की जिंदगी जीते, लोगों के सपनीले कहे कहे, मतलब खूब हंसते खेलते लोग। हमारी फिल्मों की ना एक बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, मतलब वो ना जिंदगी से दूर होती है। और यदि त्रासद स्थितियों का भी चित्रांकन होता है, मतलब ट्रेजेडी वाला सीन भी दिखाया जाना है, दृश्य दिखाना जाना है, तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं समझाती हूँ ये क्या चीज है। दुख को ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत किया जाएगा कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। लेकिन तीसरी कसम की एक खास बात क्या है कि दुख को भी वो हमारे दुख जैसा ही दिखा रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई नहीं कर। ग्लोरीफाई करना क्या होता है, किसी चीज को बहुत हाईलाइट करना। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ, आप मुकद्दर का सिकंदर देखते हैं या आप शोले देखते हैं। शोले में क्या है दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन को वो गोली लग गई है, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र उधर खड़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन का वो गाना चला जिंदगी क्या है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे, धीरे 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 करके चल रहा है। तो ये क्या होता है कि अब आप देख रहे हो, आपकी आंखों से टपाटप आंसू निकल रहे हैं कि अरे भाई इनकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और वो गाना बैकग्राउंड में जो बज रहा है, ये होता है किसी दुख को ग्लोरीफाई करना। कभी ऐसे होता है कि कोई मर रहा हो तो कोई गाना बज रहा होता है, नहीं हो रहा था। ऐसे मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन मर रहा है तो वो चल रहा है जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, ऐसा करके गाने चल रहे। तो ये जो चीजें होती हैं ये ग्लोरीफाई करना, इसको कहते हैं कि जो दुख है उसको उन्होंने और हाईलाइट किया जिससे कि दर्शक रोता रोता घर जाए। अगर मैं त्रासदी बना रहा हूं, ये जो पिक्चर बनाई गई है इसमें क्या है, उनका दुख हमारे तुम्हारे दुख जैसा है, ठीक है ना। आप अपनी मम्मी से अलग हो रहे हो, अपने पापा से अलग हो रहे हो, आप कहीं विदेश जा रहे हो पढ़ने या किसी हॉस्टल जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा रो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जाके पहले गाना चला देते हो और गाना चला के वो सारा फैमिली रो रहा है या हंस रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो वो कह रहा है इस वाली पिक्चर में जो तीसरी कसम है, हमारे दुख जैसे ही दुख को व्यक्त किया गया है। तो ये बात हमें बड़ी छूती है, इसलिए छूती है कि देखो ये कितनी सहजता से बनाई गई पिक्चर है। तो इसे कहते हैं ग्लोरीफाई न करना। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। सिनेमा की चकाचौंध में रहते हुए भी वो धन की लिप्सा यानी धन के लालच से बहुत दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थे वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूझने का भी संकेत था, वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत वह अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। शैलेंद्र तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान उन्होंने शैलेंद्र ने किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का ये गीत, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे, भाग ना बांचे कोई, यानी भाग्य कोई नहीं बांटता पढ़ के बताता, लेकिन चिट्ठिया होती है तो चिट्ठी होती है तो हर कोई बांच के मतलब पढ़ के बता देता है ये चिट्ठी में लिखा है। कह रहा लेकिन भाग, मेरे भाग्य में क्या लिखा है इस बात को कोई नहीं बता पाता। तो ये बड़ा सुंदर गीत इस पिक्चर का मालूम पड़ता है। तीसरी कसम में राज कपूर की जिंदगी की जो है अभिनय के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ क्या मानते थे कि राज कपूर भी ऐसे हैं जो आंखों से बोलते थे। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत से तीसरी कसम में मौजूद है
उतना तो जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो भी इनकी एक ऐसी पिक्चर थी जैसे आप आर्ट मूवी जैसी कह सकते हैं, कलात्मक पिक्चर। लेकिन तीसरी कसम तो वो है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं कर रहे, ऐसा मालूम करता है कि जैसे वो हीरामन ही है, वाकई गाड़ीवाला ही वो हमेशा से रहे हैं। खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जवान समझता है, दिमाग तो है ही नहीं उसके पास, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा इस दुनिया में किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय का वो मुकाम है जो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जब वो स्थापित हो चुके थे। कौन? राज कपूर को कहते थे एशिया का सबसे बड़ा शोमैन। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह लगता है हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता बल्कि खुद हीरामन बन जाता है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ मनुआ टनुआ जैसी फिर भोली भाली सी सूरत बना के घूमता रहता है। और हीराबाई जरा सी उसकी उपेक्षा कर दे तो कितना उसका आप मुंह देखेंगे ना आपको ये कैसा है, मतलब जैसी वो उसको जो हीरोइन है वहीदा रहमान थोड़ा सा इग्नोर करती है, थोड़ा सा उपेक्षा करती है उसकी, इतना सा उसका मुंह रह जाता है और बड़ा दया सी आती है देख के। तो ये कैसे संभव है? कोई सचमुच सुने ना राज कपूर और वहीदा रहमान के बीच ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन ये जो अभिनय है और ये जो एक स्क्रिप्ट जो कहानी के अकॉर्डिंग, कहानी के अनुसार जो उसने अभिनय किया है वो सच में देखने लायक चीज है। तो तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु, जो उन्होंने लिखा था ये। और कहानी का रेशा रेशा छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में लगता है जैसे पूरी तरह से उतर गई हैं। तो ये जो है हमारी तीसरी कसम जो है वो कह रहा है फणीश्वरनाथ रेणु ने जो लिखी थी वो क्या हो गया कि वो ऐसा लगता है कि एक एक रेशा इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया हीरामन बन के बहुत अच्छी तरीके से। तो ये था बच्चों हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। मैं आपको एक दो प्रश्न बता दूं। एक तो शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी अच्छे से कर जाइएगा, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया। और एक जो है ये आपका लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन क्यों कहा गया था एशिया का? कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि राज कपूर जो थे ऐसा अभिनय करते थे कि उनका अभिनय मतलब जो पूरा एशिया में बहुत ही फेमस हो चुके थे। तो वो यही बता रहे हैं आपको, बहुत प्रसिद्ध थे। तो उसके बाद जब तीसरी कसम आई तो उन्होंने देखा कि तीसरी कसम में तो उन्होंने ऐसा अभिनय कर डाला कि सभी लोग उनके अभिनय को देखकर दंग रह गए। तो ये है बच्चों तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। और अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।